सरिता चौधरी आप सभी का पुनः हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले दो पंक्तियाँ शेयर करना चाहूंगी। मान में, अभिमान में, कर्तव्य में, अधिकार में, साधन और साध्य में, हर जतन में, हर प्रयत्न में चाह स्वतंत्रता, स्व को स्व से जोड़ने की राह स्वतंत्रता। जी हाँ, अपना आज का टॉपिक है स्वतंत्रता। बच्चों, हम लोग सेक्शन ए का खंड ए का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और इस यूनिट में हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़े और अभी आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता एवं समानता, जिसमें हम सबसे पहले स्वतंत्रता पढ़ते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द हिंदी भाषा का शब्द है जो कि लिबर्टी शब्द, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है उससे बना है। अब यह लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या मुक्ति। इस तरह से हमने शाब्दिक अर्थ जाना। बच्चों, जब भी स्वतंत्रता से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्रता के अर्थ के अलग प्रकार पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता के रूप पूछे जाते हैं, तब आप लोगों को सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ बताना होगा, स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ बताना होगा। हमें बताना होगा कि स्वतंत्रता शब्द हिंदी शब्द है जो अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से बना है और ये लिबर्टी लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है और मूल शब्द लिबर का अर्थ है बंधनों का अभाव अर्थात मुक्ति। कहने का तात्पर्य है इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। इस तरह से स्वतंत्रता मात्र एक शब्द मात्र नहीं है, स्वतंत्रता एक आंदोलन है जिसका उदाहरण हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत अमेरिका और फ्रांस के स्वतंत्रता आंदोलन के तहत देखने को मिला। अलग अलग विचारकों ने स्वतंत्रता को अपने अपने विचारों अनुसार परिभाषित किया है। स्वयं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी प्रकार रूसो ने कहा कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा रहता है। इन्हीं से मिलता जुलता एक महत्वपूर्ण विचार दिया है हेनरी ने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। हेनरी ने स्वतंत्रता को इतना महत्वपूर्ण माना, जीवन का अपरिहार्य तत्व बता दिया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता लोकतंत्र का बीज मंत्र है। यदि स्वतंत्रता नहीं है तो वहां लोकतंत्र फलीभूत ही नहीं हो सकता। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ते हैं अभी भी, जिन विचारकों ने स्वतंत्रता के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी है। स्वतंत्रता की अनेक परिभाषाएं हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाओं को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इतिहासकार रिची की परिभाषा पे पढ़ते हैं। इतिहासकार रिची के शब्दानुसार जीवन के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, अर्थात जीवन के अधिकार का बाद, व्यक्ति के जीवन के अधिकार के बाद में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई अधिकार है तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। इसी प्रकार आदर्शवादी विचारक हीगल के शब्दों में, हीगल वह विचारक है जो ये मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो उनके शब्द भी और उनके शब्दानुसार इस बात को और परिलक्षित होते हैं, तो स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हैं। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा का पालन करना अर्थात ये समस्त शक्ति किसको देते हैं आदर्शवादी विचारक? राज्य को। सीले के शब्दों में, सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। यदि राज्य के द्वारा अति शासन किया जाता है, कहने का मतलब अधिक क्रियाशील होकर राज्य कार्य करता है, तो वह उसका विलोम है, यानी एक दूसरे के विपरीत है। स्वतंत्रता और अति शासन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यह सीले यहाँ सरकार को कुछ हद तक सीमित करना चाहता है, शासन शक्ति को कुछ सीमित करना चाहता है। मैकिन के शब्दों में, मैकिन ने कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, यानी पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना
प्रतिबंधों का अभाव है कि प्रतिबंध होने ही नहीं चाहिए, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। प्रतिबंध तो होने चाहिए, लेकिन यदि प्रतिबंध अतार्किक होते हैं तो वह स्वतंत्रता नहीं है। अब इन परिभाषाओं को सार रूप में पढ़ते समय एक बात हमारे सामने आती है कि मनुष्य की जब से प्रकृति का प्रारंभ हुआ है तब से, जैसे लोक के प्राकृतिक अधिकारों में भी हमने ये बात देखी कि मनुष्य जब से सामाजिक रूप में आया है तब से मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज की चाह रही है, और यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण धुरी रही है, या इसे यूं कहें कि ये मानव की महत्वपूर्ण आकांक्षा रही है, जिसकी पूर्ति के लिए मानव सदैव ही प्रयत्नशील रहा है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च साध्य अन्य सभी तत्वों के साधन मात्र मानकर स्वतंत्रता को मानता है। वह मानता है कि अन्य सभी साधन है और स्वतंत्रता साध्य है। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद में सार रूप में स्वतंत्रता के दो रूप हमारे सामने निकल कर आते हैं। अर्थ रूप में स्वतंत्रता के अर्थ के रूप में दो रूप निकल कर सामने आते हैं। अर्थ के रूप में दो प्रकार, वे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आइए अब उनके विषय में पढ़ते हैं। स्वतंत्रता को अर्थ के आधार पर दो रूपों में समझा जा सकता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। उन परिभाषाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि स्वतंत्रता को अर्थ के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। अब नकारात्मक स्वतंत्रता के अनेकों समर्थक विचारक हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख जो विचारक हैं उनको हम मेंशन कर रहे हैं, और आपको 2 या 3 विचारक याद रखना सफिशिएंट होगा। हॉब्स, लॉक, जे.एस. मील, हर्बर्ट स्पेंसर और लॉर्ड एक्टन, जिसमें जे.एस. मील नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक हैं। बच्चों, जे.एस. मील जरूर याद रखना है आपको कि जे.एस. मील ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की है स्वतंत्रता के ऊपर, एसे ऑन लिबर्टी। 1859 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक जे.एस. मील है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के भी अनेकों समर्थक विचारक हैं, जिसमें हम मुख्य यहाँ पढ़ रहे हैं। रूसो, कांट, हिगल, जॉन रॉल्स, महात्मा गांधी और टी.एच. ग्रीन, जिसमें ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारकों में से हैं। तो ग्रीन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि प्रमुख समर्थक विचारक टी.एच. ग्रीन है सकारात्मक स्वतंत्रता के, और नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक विचारक जे.एस. मील है। मील ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। जे.एस. मील ने 1859 में अपनी पुस्तक की रचना की, एसे ऑन लिबर्टी। एसे ऑन लिबर्टी जे.एस. मील की प्रमुख कृति है, और उसमें मील ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, और व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी होता है। स्वतंत्रता सभ्यता के विकास के लिए आवश्यक है, इसलिए सभ्यता का विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वतंत्र हो। मील ने कहा है कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय और दूसरों से संबंध बनाने के लिए व्यक्ति को निर्बाध रूप से मुक्ति दी जानी चाहिए, यानी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने निजी कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहता। वह सक्षम होता है, सबल होता है, विवेकशील होता है। ये व्यक्तिवादी विचारक है, और इनका मानना है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, बौद्धिक होता है, तो राज्य को उसके कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव, राज्य व्यक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करे, ऐसी स्थिति को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक विचारक हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति एक बौद्धिक प्राणी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अतः उसे मनमानी करने की और अपने स्वयं का विकास करने की छूट होनी चाहिए, और राज्य का कम से कम व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे इस स्वतंत्रता के नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, नकारात्मक स्वतंत्रता। ये नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के लिए नकारात्मक पक्ष है, यानी राज्य को किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के किसी कार्य में। शाब्दिक रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि प्रतिबंधों का अभाव और व्यक्ति के कार्यों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप ही नकारात्मक स्वतंत्रता है। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता का कहना, विचारकों का कहना है कि व्यक्ति को
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाने के लिए राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और स्वतंत्रता का आशय यह नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति स्वच्छंद पशु की तरह विचरण करता रहे। युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर पारस्परिक रूप से निर्भर होता है और इस निर्भरता के कारण व्यक्तियों के हित भी टकराते हैं और हित टकराने के कारण संघर्ष की स्थिति होती है, जो कि एक सभ्य राज्य के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती। इसलिए व्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता पर रोक के लिए राज्य के युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। सकारात्मक स्वतंत्रता यह राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि की बात करता है और ये कार्य क्षेत्र में न्यूनता की बात करता है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों अर्थों में इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ प्रचलित बातें हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता, जैसा कि हॉब्स ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधित कार्यों को प्रतिबंधित करना, यानी सरकार का किसी प्रकार से व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है प्रतिबंधों का अभाव। व्यक्ति को उन्मुक्त छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण सरकार या राज्य नामक संस्था के द्वारा नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधों का पूरी तरह से अभाव होना चाहिए। इसी कारण से वह राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित होगा। राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक। राज्य का कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना रहेगा, अर्थात राज्य का कार्य सीमित कार्य क्षेत्र होगा। तीसरा, कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी सरकार है। यदि वह व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करती है तो वह अधिक शासन करती है, तो वह सरकार अच्छी नहीं है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का यह भी मानना है कि कम से कम शासन करने वाली सरकार ही अच्छी है। चौथा है, राज्य विकास के लिए खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि व्यक्ति स्वयं विवेकशील होता है। और एक और चीज यहाँ पर है कि उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन का लागू होता है कि व्यक्ति जो सर्वोत्तम होंगे वो जीवित होंगे। सर्वाइवल फिटेस्ट, अर्थात जो सर्वोत्तम होंगे, योग्यतम होंगे, वे जीवित रह पाएंगे। खुली प्रतियोगिता होगी तो, और राज्य को किसी प्रकार से किसी के लिए संरक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार या राज्य के द्वारा किया जाने वाला संरक्षण स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात जैसे किसी को पेंशन देना, आरक्षण देना, सब्सिडी या आर्थिक लाभ पहुंचाना, ये सारे समर्थित संरक्षण हैं, तो उनके माध्यम से व्यक्ति खुली प्रतियोगिता नहीं कर पाते। तो ये प्रमुख 5 मान्यताएं हैं। बच्चों, जब भी नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ आता है तो आप लोगों को नकारात्मक स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ और उसके बाद ये 5 मान्यताएं लिखनी है। अब आगे पढ़ते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की प्रमुख मान्यताएं। सकारात्मक स्वतंत्रता का आशय है कि राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध आरोपित करना या प्रतिबंध लगाया जाना। प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1919 में कहा है कि स्वतंत्रता का आशय व्यक्ति की क्षमताओं का विकास है। उन्हीं के प्रकार ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने के योग्य समाज में उसकी तरह अन्य लोग भी हैं। अर्थात व्यक्ति अकेला समाज में विचरण नहीं करता, उन सब क्षमताओं का, उन सब आवश्यकताओं की सबको समान आवश्यकता होती है जो एक व्यक्ति को होती है। इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता की कुछ मान्यताएं हैं। पहली है युक्ति युक्त प्रतिबंध। इस स्वतंत्रता के समर्थक विचारकों का कहना है कि व्यक्ति को पशु की भांति स्वच्छंद विचरण नहीं करना चाहिए, उस पर उसके कार्यों पर राज्य के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने चाहिए। जहां आवश्यकता हो उस पर प्रतिबंध आरोपित किए जाने चाहिए। दूसरा है समाज व व्यक्ति में परस्पर निर्भरता होती है। व्यक्ति अपना विकास एकाकी में नहीं कर सकता, व्यक्ति अपना विकास शून्य में नहीं कर सकता, और वह सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे समाज की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति व समाज परस्पर निर्भर होते हैं, अतः उनकी स्वतंत्रता भी निर्भरता के अनुरूप ही अनुपालन के योग्य होती है। तो एक ही स्वतंत्रता दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि उनमें पारस्परिकता होती है। इसलिए स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। तीसरा है राज्य कानून पालन करना ही स्वतंत्रता है, और राज्य के कानून का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समानता के साथ
अपना विकास कर सके और स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसीलिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। और अगर हम राज्याज्ञा का, राज्य कानूनों का अनुपालन ही नहीं करेंगे तो किस प्रकार से सामाजिक जीवन जीते हुए स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। फोर्थ है, चौथा है, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता संभव नहीं है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता में स्वतंत्रता की मान्यता है वह अधूरी सी लगती है। कारण क्या है? क्योंकि वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। सकारात्मक स्वतंत्रता विचारकों का कहना है कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के व्यक्ति के पास जब खाने के लिए अनाज ही नहीं होगा, व्यक्ति के पास 2 जून की रोटी का जुगाड़ ही नहीं होगा, तो किस प्रकार से वह अपने मतदान के प्रयोग की बात कर सकता है, किस प्रकार से वह नागरिक अधिकारों और मूल अधिकारों के प्रयोग की बात कर सकता है। इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता निरर्थक मूल्य है, उनका होना संभव ही नहीं है। पांचवा है, स्वयं की स्वतंत्रता की तरह अन्यों की स्वतंत्रता को भी मान्यता प्रदान करना, क्योंकि सभी व्यक्ति इस प्रकृति में इस राज्य के नागरिक होते हैं और राज्य के नागरिक होने के नाते हर एक को स्वतंत्रता प्राप्त है और स्वयं की स्वतंत्रता का जिस प्रकार से हम उपभोग करना चाहते हैं, अगला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार से स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहते हैं। और यदि हमारी स्वतंत्रता हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी पूरी रक्षा करनी होगी। इसलिए स्वयं की स्वतंत्रता की तरह अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी मान्यता प्रदान करना और उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करना। लास्ट है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति के किसी एकाकी पक्ष का विकास नहीं करती, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की, चहुमुखी विकास की बात करती है। तो इस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता एक कल्याणकारी, आदर्शकारी, आदर्शवादी राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत करती है और इसका कहना है कि प्रत्येक वंचित को लाभ प्राप्त हो और उनका सर्वांगीण विकास हो। समाज में राज्य के द्वारा ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न की जाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, न कि पशुतुल्य स्वतंत्र रूप से विचरण के माध्यम से। इस तरह स्वतंत्रता व्यक्ति को होनी चाहिए, लेकिन वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करे और उसकी स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। अब स्वतंत्रता का सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ जाना। अध्ययन के पश्चात हमारे सामने इन दोनों में कुछ अंतर परिलक्षित होते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता का अंतर पड़ते हैं। अब नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों में अंतर करेंगे हम यहाँ पर। नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। वो कहती है कि व्यक्ति प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति पर युक्त प्रतिबंध होने चाहिए। दूसरा अंतर है कि नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य का कार्य क्षेत्र सीमित करती है, राज्य को कम से कम कार्य करने को कहती है, और सकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के कार्य क्षेत्र को विस्तृत करती है, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना भी करती है। इसलिए व्यक्ति राज्य का कार्य क्षेत्र केवल सुरक्षा संबंधी या दंगों या विद्रोह को दबाना कार्य नहीं है, सेना या पुलिस का कार्य नहीं है, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र तक कल्याण पहुंचाने का, वंचितों को लाभ पहुंचाने का कार्य भी करती है, इसलिए इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत है। तीसरा अंतर हम यहाँ देखते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता सरकार समर्थित संरक्षण का विरोधी है। यह कहती है कि संरक्षण व्यक्ति को विकास नहीं करने देता, खुली प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करता है। और इसके विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि राज्य समर्थित संरक्षण होना चाहिए। संरक्षण कैसा होना चाहिए? राज्य समर्थित होना चाहिए, ताकि वंचितों का भी उद्धार हो सके, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके, समाज के अंतिम वंचित व्यक्ति का विकास हो सके। जहां यहाँ पर जॉन रॉल्स की बात हमारे सामने आती है, इसीलिए जॉन रॉल्स सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर है। अब चौथा अंतर नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक देखने को मिलता है, यह मानव विकास हेतु खुली प्रतियोगिता का पक्षधर है। कहता है कि व्यक्ति विवेकशील है और अपने भले बुरे से परिचित है, इस कारण से राज्य को किसी प्रकार से व्यवधान नहीं करना चाहिए, उस पर किसी प्रकार से उसकी स्वतंत्रता को बाधा नहीं करनी चाहिए
और क्या कर देनी चाहिए, खुली प्रतियोगिता कर देनी चाहिए, और योग्यतम व्यक्ति होंगे वे अपना विकास कर लेंगे। जबकि इसके ठीक विपरीत सकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि राज्य समर्थित प्रतियोगिता ही होनी चाहिए, और यदि समाज के कोई व्यक्ति इस प्रतियोगिता में स्टैंड नहीं कर पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसे राज्य के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता एक व्यक्तिवादी विचारधारा को परिलक्षित करती है और सकारात्मक स्वतंत्रता एक आदर्शवादी कल्याणकारी विचारधारा को परिलक्षित करती है। सार रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण के युग में पूरी तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता को अपनाना युक्तियुक्त नहीं होगा या सही प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि एक अतार्किक अवधारणा प्रतीत होती है। इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता का हम लोगों ने अर्थ जाना, इसके प्रमुख विचारक पढ़े, इन दोनों का अंतर पढ़ा। आगे क्लास में हम स्वतंत्रता टॉपिक के साथ ही आगे बढ़ते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।